डेफिनेशन पढ़ेंगे आज हम लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज गर्मी वैसे ज्यादा नहीं है, मौसम ठीक है, थोड़ा हवा हवा चल रही है। चलिए, कल मैंने करा दिया था करंट डेंसिटी। छोटी सी डेफिनेशन बेटा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस कंडक्टेंस बेटा क्या होता है? आप लोगों ने कल पढ़ा था रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। और ये कंडक्टेंस क्या होता है? जस्ट अपोजिट, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। अपोज ना करे, विच अलाउ करे, या इज टू अलाउ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे, लिखते जाओ साथ में, इट इज रेसिप्रोकल टू रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ठीक। चलिए, इसको जी से लिखते हैं बेटा, जी इक्वल टू 1/r। यूनिट इसकी जरूर लिखिएगा, यूनिट बहुत एक पूछी जाती है। यूनिट होती है इसकी, उसकी बेटा रेजिस्टेंस की ओम होती है, तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स। इसकी होगी ओम इनवर्स लिख सकते हैं। और ओम इनवर्स को बेटा हम मो भी बोलते हैं, MHO। देखो कितना अच्छा है, उल्टा कर दिया, OHM, ओम को उल्टा कर दिया, ये भी लिख सकते हैं। और सीमेंस भी कहते हैं, सीमेन। ये बात पूछी जाती है कि सीमेन किसकी होती है, तो सीमेन जो होती है वो कंडक्टेंस की होती है। याद रखिए, कैपिटल एस से भी इसको बेटा डिनोट करते हैं, सीमेन। ठीक, ये नोट कर लीजिए। अब कंडक्टिविटी बताते हैं क्या होती है। कंडक्टिविटी, अगर बेटा कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का अपोजिट है तो कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के अपोजिट हो जाएगी। सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। कंडक्टिविटी तो लिखेंगे द रेसिप्रोकल, लिखते जाइए आप लोग, कुछ है ही नहीं इसमें समझने वाला। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, 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 रेसिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब बेटा इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? सिग्मा। ये कंडक्टिविटी का साइन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब इसको वो बोल देना सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का काम कब तक है? जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगी तब तक सिग्मा का काम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सिग्मा यहाँ क्या बन गया? कंडक्टिविटी। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/रो। अब इसकी यूनिट लिख लीजिए भाई अभिषेक। यूनिट क्या होती है भाई? कंडक्टिविटी की यूनिट, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या पड़ी थी? ओम मीटर। तो इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, ओम मीटर का पावर -1। या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओम इनवर्स तो मो बन गया, मो मीटर की पावर -1, ये भी लिख सकते हैं। और कुछ नहीं, बस इतने लिख लीजिए। ठीक, या मो को क्या लिख सकते हैं? सीमेन भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख लीजिए, सीमेन मीटर की पावर -1। मीटर है, एम मीन्स मीटर, या SM-1। तो यार ये यूनिट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते कि ये किसकी यूनिट है। तो अजीब सा सुनने में लगता है सीमेन क्या है, तो सीमेन किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की यूनिट है, जी से डिनोट किया जाता है। और दिस इज द कंडक्टिविटी। नोट कर लीजिए, जल्दी बताइए। अब इसके बाद कराएंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, बहुत आसान से टॉपिक्स हैं आज, इसमें कुछ है नहीं खास। नोट कर लिए बेटा।
हो गया भैया। आज छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो समझ लो बेटा, इसको समझ लो थोड़ा सा। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या होती है? ओम्स लॉ वैसे आपने क्या पढ़ा बेटा? क्या था? बी इक्वल टू आई आर होता है, खूब अच्छे से पढ़ा है। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओम्स लॉ, ये होता है बी इक्वल टू आई आर, ये होता। ये कौन सी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म है, क्योंकि वोल्टेज भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, रेजिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो सारी स्केलर क्वांटिटी है, नहीं एक ऐसी फॉर्म है ओम्स लॉ की बेटा, स्केलर फॉर्म। तो कभी अगर पूछ भी ले तो याद रखना ये स्केलर फॉर्म। अब हमें निकालनी है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, current flowing through a conductor is I and the potential difference is across its ends is V, then I proportional to V। अच्छा इस बार बताओ, कंडक्टर की कोई ना कोई लेंथ भी होगी, तो किसी भी मान लो L लेंथ का अगर आप कंडक्टर ले लो और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? भाई कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगा, नहीं होगा? अरे बैटरी क्या प्रोवाइड कराते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या लिखेंगे बेटा? चेक लिखेंगे if L is the length, L is the length, अभी लिखना मत बेटा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, L is the length of conductor and V is potential difference across, आप लोग PD भी लिख लिया करो, शॉर्टकट PD लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, PD across its ends, ठीक। देन इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कितना होगा? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू बी बाई एल, खूब अच्छे से पढ़ा था भाई हम लोग। कैपेसिटर में यही तो पढ़ते थे, देखो बेटा हमसे तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम कह रहे थे कैपेसिटर की एक प्लेट कैसी है? पॉजिटिव चार्ज, एक कैसी है? नेगेटिव। तो बेटा इसके बीच क्या होगा? फील्ड होगा। इसके बीच पोटेंशियल, इसके बीच डिस्टेंस डी है, तो क्या बेटा ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम V बोलते थे। तो बेटा V इक्वल टू हमारा रिलेशन क्या आता था? E इक्वल टू रिलेशन आता था बेटा V अपॉन डी, वही चीज है। अब कंडक्टर आपने ले लिया, ये कंडक्टर है, कितनी लेंथ का है? L लेंथ का है। आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, ये बैटरी हो गई, ठीक। तो बैटरी का भाई जो बैटरी क्या करेगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर होगा? जिधर पॉजिटिव चार्ज भागेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागता है। अब ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन जो इधर भाग रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यार एक बात बताओ, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, ये बी पॉइंट डाल लो, ए पॉइंट डाल लो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इतना। लेंथ कितनी है? इतनी। और इसमें वोल्टेज कितना जा रहा है कंडक्टर के अक्रॉस? अरे कुछ और लगा ही नहीं है, तो जितना जा रहा है बी जा रहा है, तो रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा? इक्वल टू बी बाई एल, ठीक। तो ये सारी चीजें समझिए। तो यहां से बेटा हमारा बी कितना आ जाएगा, कोई बताएगा? तो हेंस B will be equal to E into L, इक्वेशन 1। अब लिखेंगे बेटा फ्रॉम ओम्स लॉ, लिखिए फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है बेटा? आई आर, दोनों को इक्वल कर देते हैं, EL इक्वल टू आई आर। अब R इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। R इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। तो लिखेंगे ई एल इक्वल टू आई, आर की जगह बेटा रो एल बाई ए लिख लेंगे, सिंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए। शो कर दिया आपने। अच्छा कुछ कैंसिल हुआ? एल से एल कैंसिल हुआ। ई इक्वल टू देखो बेटा, अब देखो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी, हमें वेक्टर फॉर्म लाना तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो लाने लानी है, ठीक है बेटा। हम क्या लिख लेंगे इसको? आई अपॉन ए इंटू रो लिख लिया, यहां पे ले आए, देखिए आई अपॉन ए कल ही पढ़ा था क्या होती है? करंट डेंसिटी। तो आई अपॉन ए हो गई करंट डेंसिटी, तो E इक्वल टू हो गया J इंटू रो। तो इस पे लगा दो वेक्टर बेटा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो गया। आ गया समझ में? समझ में आ गया? सिंपल सी चीज है, ठीक। ये हो गया। लिखेंगे बिकॉज E is directed along current density, या करंट डेंसिटी इज डायरेक्टेड अलॉन्ग, तो J इंटू रो आ गया बेटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रो लिखो, ठीक।
अच्छा तुमने अभी पढ़ा अभी जल्दी जल्दी पढ़ा, रो इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/सिग्मा। अरे सिग्मा इक्वल टू जब 1/रो हो सकता है तो रो इक्वल टू 1/सिग्मा, तो थोड़ी फॉर्म चेंज हो जाएगी, देखो कैसे, हेंस E इक्वल टू J इंटू 1/सिग्मा। तो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, J हमारा, हेंस J क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा इंटू E। ये हो गई वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स। बस यहाँ रेजिस्टिविटी, यहाँ से कंडक्टिविटी, दोनों सही है, तो लिख लेंगे which is vector form of Ohm's law। ठीक, जल्दी छाप लो, कुछ समझ में ना आया, वैसे समझने वाला कुछ है नहीं, सिंपल है। आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर का भैया, कंडक्टर के अक्रॉस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भाई। कंडक्टर जिस रीजन में, क्योंकि वोल्टेज दे रखा है आपने, V इक्वल टू EL, V इक्वल टू IR, R भाई है आपने। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्चुअली प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आता है, ये आता है एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज में आ जाता है। कर लीजिए बेटा, कहाँ गया मार्क। हो गया भैया, हो गया, चलिए बेटा, हो गया सर। अब बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या है, याद करने वाला बेटा, रट्टा मारना आपको एक्चुअली। ठीक है, बताएंगे कि कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी किस रेंज से किस रेंज तक होती है, इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी किस रेंज से किस रेंज तक होती है, और सेमीकंडक्टर्स की कितनी होती है। ठीक, तो वो चीज याद करने वाली है। अच्छा हाँ, एक बात और है भाई, आप लोग जो है साथ साथ तैयार भी करते रहे जो चीज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन होने के बाद मैं टेस्ट भी लेता हूँ, टेस्ट लिया करूंगा। ठीक है, तो साथ साथ चीजों को मैं बार बार आपको बोलता हूँ, फिर बोलता हूँ, हमेशा बोलूंगा कि रिवीजन बेटा जरूरी है, रिवीजन करते रहें। अगर आपको वाकई फिजिक्स अच्छी रखनी है तो, फिजिक्स तो गड़बड़ा जाती है, अच्छे अच्छे लोगों को गड़बड़ा जाती है अगर रिवीजन पेंडिंग में चला जाता है, तो आप बेटा रिवीजन जरूर करते रहें। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं, तो आप फोकस कर सकते हैं। इसके बाद जब स्कूल में ओपन होने लगते हैं, फिर स्कूल वाले 20 काम बता देते हैं, तो उसमें भी थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है, कोचिंग चल रही है आपकी, चीजें को रिवाइज करते रहें, क्योंकि अगर आप साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे तो हम ये मान के चलिए कि आपका फर्स्ट बुक जो है वॉल्यूम 1 खत्म होते होते आराम से तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो भी डाउट्स हो आप फिर जो है आप डेली का डेली अपना क्लियर करते रहें। जैसे ही ये बुक खत्म होगी, जैसे ही वॉल्यूम 1 खत्म होगा, वैसे ही मैं क्या किया करूंगा, मंडे टू फ्राइडे केवल जो है सेकंड बुक पढ़ाया करूंगा, और सैटरडे को मैं डाउट क्लियरिंग रखूंगा फर्स्ट बुक से रिलेटेड। तो आप रिवीजन करते रहें फर्स्ट बुक का भी, और सैटरडे को आप डाउट क्लियर करें अपने। ठीक है, ऐसा नहीं करूंगा कि फर्स्ट बुक कभी बुला दी जाएगी, तो टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आराम से चलिए, हेडिंग डालिए बेटा, क्लासिफिकेशन, इसको लिखते जाइए बेटा, रखने वाला है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ
materials on the basis of their resistivity। तो यार पहली बात तो पहले होगा कंडक्टर्स। आसमें बताओ कंडक्टर्स क्या होते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बताओ इसमें कंडक्टर्स क्या होते हैं, बोलो, दो ही लोग हो, आराम से बोलो। बताओ। अभिषेक, क्या चीज भैया? कंडक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कंडक्टर्स? ये तो हाँ बताओ। मटेरियल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो होते हैं। अच्छा अभिषेक, अब तुम बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास हो जाती है? बताओ बेटा। अभिषेक, आवाज जा रही है हमारी? देखो जैसे हाँ, तो शांत क्यों बैठा बता? सो जाता है क्या बीच बीच में? नहीं, हाँ जैसे तो कब लगा बताओ कंडक्टर्स में बेटा क्यों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाती है, बताओ। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, 9th से पढ़ते चले यार। व्हाट आर द कंडक्टर्स एंड व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बताओ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अच्छा एक बात बताओ कि करंट में क्या फ्लो होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? राइट आंसर आ गया। आपको सिर्फ ये कहना चाहिए था बिकॉज द कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमी इंसुलेटर में क्या ऐसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं होते हैं, इसलिए इंसुलेटर भैया ये कंडक्ट तो नहीं पता करते, तो था, याद आपने रखा मुझसे करो। पूछा ही नहीं। अरे नहीं, तुझसे एक पूछा मैंने, कहा अभिषेक से भी ये पूछ लूं मैं। ये चीज है, सिंपल सी बात है। तो सीधी सी बात, डेफिनेशन लिखते जा बेटा साथ में। द मटेरियल्स which allow to pass electric current within them are called conductors। अब इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज लिख लो। तो मैं बेटा रो बना दे रहा हूं डायरेक्ट रेजिस्टिविटी के लिए। रो कितनी होती है इनकी? रो होती है बेटा, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी तो कम होगी बेटा। ओम मीटर टू कहां से होती है, 10⁻⁴ 6 ओम मीटर। अच्छा बेटा, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो उल्टा कर दो, पावर प्लस कर दो। ओम में तो 10⁸ टू 10⁶ ओम मीटर का इनवर्स, ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ये रेंज होती है बेटा, ये रेजिस्टिविटी की रेंज होती है, कंडक्टिविटी की रेंज होती है, ठीक है। दूसरा बेटा हम लिखते जा रहे हैं, आप लोग साथ से जाइए। इंसुलेटर्स यार आप लोग लिख लेना, ये डेफिनेशन लिख लेना, विद डू नॉट लगा लेना। इसमें क्या लगा लेना, डू नॉट, बाकी सेम है, ठीक। डेफिनेशन लिख लेना, मैं रेंज लिख रहा हूं, रेंज में लिख रहा हूं। अब इंसुलेटर की बेटा रेंज बहुत होती है, ठीक, क्लियर। मोर देन 10⁴ ओम मीटर इन केस ऑफ ग्लास। कुछ ऐसे हैं जिनके केस में और ज्यादा होती है, केस ऑफ ग्लास, माइका, बेटा बैकेलाइट होती है, बैकेलाइट एंड हार्ड रबर। तो इनके में वेरी करती बहुत ज्यादा, कितनी, 10⁻14 ओम मीटर से 10⁻16 ओम मीटर। देख रहे हो प्लस में कितनी ज्यादा पावर है, तभी तो यार इंसुलेटर है, रेजिस्टिविटी इतनी भयंकर रेजिस्टिविटी, ठीक। अब यार सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर से जिनकी कंडक्टिविटी कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। या रेजिस्टिविटी की बात करें तो हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर, सेमी लग गया, सेमी का मतलब आधे कंडक्टर, ठीक है।
तो सेमीकंडक्टर का मतलब अगर रेजिस्टिविटी की फॉर्म में डिफाइन करें तो हम कहेंगे रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा होती है, इंसुलेटर से कम होती है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। चलिए ये छाप लिया हुआ ऊपर का, मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, आप लोग लिखते जाइए। आज ऐसा ही चलेगा, सरल सरल टॉपिक है बस। सेमीकंडक्टर्स, the materials of which resistivity and conductivity lies between conductors and insulators। ठीक, आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, आप लिख देना। ठीक है, तो इनकी यार रेजिस्टिविटी जो होती है वो होती है ओम मीटर टू 10⁴ ओम मीटर। सिग्मा लिखें तो उल्टा, ओम मीटर का इनवर्स। भाई अगर उल्टा करें तो यूनिट भी होगी, -4 ओम मीटर इनवर्स। ये हो गया बेटा, लिख लीजिए। ये आपको रट्टा ही मारनी है ऑब्वियसली। अब दिमाग से रट्टा मारना, जैसे -8 से -6 रही कंडक्टर की, अब सेमीकंडक्टर पे पहुंचे तो -6 पे इनकी खत्म हुई, इनकी -6 से शुरू हुई, प्लस की 4, अब इन पे पहुंचे तो >4, ऐसे करके याद करना। ठीक, तो याद हो जाए। चाहे तो टेबल बना लेना, एक तरफ सेमीकंडक्टर कंडक्टर और वो इंसुलेटर लिख लेना। भाई याद करनी है आपको बस, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। अभी इसको क्या समझाएं कि रेंज का कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है। तो ये चीज है, याद कर लेंगे आप लोग। मजा आता है फिजिक्स, ये थियरी वाली फिजिक्स में मजा नहीं आता, लेकिन खैर थियरी भी यार काम में ही आती है। बिना थियरी के प्रैक्टिकल और डेरिवेशन तो पॉसिबल ही नहीं। असली फिजिक्स तब मालूम पड़ती है जब डेरिवेशन कर रहा हो, न्यूमेरिकल कर रहा हो, तब लगता है कि हाँ फिजिक्स है, तब लगता है कि हाँ भाई फिजिक्स से कुछ कर रहे हैं। चलो नोट कर लिया हो तो बेटा, नीचे वाला नोट कर लिया, बता दो एक लोग। चलिए, अब रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? 2-3 टाइप के होते हैं, अभी बताते हैं। सेमीकंडक्टर तो पूरा चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर है फिजिक्स में, वॉल्यूम 2 में। बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत सरल है। बस यही बेटा एक चैप्टर है जो पूरी थियरी है, ये भी बात बता रहा हूं। एक भी न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, बस इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल है ही नहीं। सेमीकंडक्टर जो लास्ट चैप्टर है उसमें न्यूमेरिकल कोई भी नहीं है। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। चलिए, अब देखिए बेटा, कहां गया मार्कर, लिखेंगे कॉमर्शियल रेसिस्टर्स
कौन कौन से होते हैं ये शॉर्ट कर लेंगे, कभी आते नहीं है लेकिन फिर भी यार जानना तो जरूरी है ना कॉमर्शियल रजिस्टर्स के बारे में। देखिए दो टाइप के कॉमर्शियल रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स का मतलब ऐसी चीज जिसका रेजिस्टेंस हो, दे आर कॉल्ड रजिस्टर। अब एक होता है बेटा वायर वायर बाउंड रजिस्टर्स, वायर बाउंड रजिस्टर्स, वायर बाउंड रजिस्टर्स। अब होता क्या है, ये कैसे बनते हैं? पहली बात तो वायर बाउंड रजिस्टर्स जो है लार्ज लेंथ वायर की जरूरत पड़ती है। सबसे असुविधा वाली बात यह है कि वायर बाउंड रजिस्टर के लिए लंबा तार जरूरत पड़ती है। अब तार कौन सा होता है? तार बना होता है एक ऐसे एलॉय का। एलॉय जानते हो क्या होते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, एलॉय कहते हैं। तो बेटा वायर बाउंड रजिस्टर्स जो बनाए जाते हैं वो एलॉय के वायर यूज किए जाते हैं। एलॉय कौन कौन से होते हैं? कॉन्स्टेंटन होता है, एक मैंगनीन होता है, एक नाइक्रोम का होता है, सुना होगा नाइक्रोम, ठीक। तो नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन ये सारे एलॉय हैं। तो इन सारे वायर्स को बेटा इन्हीं के बने हुए वायर्स को हम क्या करते हैं? इंसुलेटिंग बेस ले लेते हैं। इंसुलेटिंग बेस का मतलब हमारा मार्कर ले लिया। अब मार्कर पे बेटा आपने क्या लपेट दिया? आपने खूब जो है मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन या नाइक्रोम का वायर क्या कर दिया? इस पे लपेट दिया। तो ये कौन सा रजिस्टर बन गया? वायर बाउंड रजिस्टर्स। इनका एक फायदा भी है। फायदा यह है कि अगर बेटा इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर तक के लिए क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ गया इनका तो कुछ भी नहीं होना, मतलब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करते टाइम क्या किया जाता है, जब लार्ज लेंथ वाले वायर की तो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें इनका ये खास आदत होती है। एलॉय की बनी हुई चीजें जो है, एलॉय के जो वायर होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं लेकिन कुछ रेंज तक। जैसे मान लो कि आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको 25 डिग्री टेम्परेचर है अभी, अब थोड़ी देर बाद करंट फ्लो हुई तो इसमें क्या हुआ भाई? करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस भी होगा हर वायर का। अगर रेजिस्टेंस अगर किसी वायर में है, करंट फ्लो होती तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पड़ा होगा 10th क्लास में। वायर क्या हो जाता है? हीट हो जाता धीरे धीरे। तो अगर हीट होगा तो क्या बढ़ेगा उसका? रेजिस्टेंस। कल ही अभी पढ़ेंगे भाई, टेम्परेचर बढ़ने पे क्या हो जाता है? कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक। अब रेजिस्टेंस तो यार बढ़ गया, ये तो वेरी कर गया। पता लगा आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपने 10 ओम लिया रेजिस्टेंस, और थोड़ी देर बाद अगर नॉर्मल कंडक्टर है वो तो यार 20 ओम हो जाएगा उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि हीट अप हो गया। तो इसीलिए ऐसी जगहों पे क्या होता है, कांस्टेंट या मैंगनीन के वायर यूज किए जाते हैं। इनका खास फायदा ये है कि टेम्परेचर मान लो 20 से 25 हो गया, 25 से 30 हो गया, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनकी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, जब रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी तो इनका रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो ये फायदा ये है कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं या इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बहुत हाई टेम्परेचर के लिए। अब इनको भट्टी में डाल दो, फर्नेस में डाल दो तो पिघल तक जाएंगे, लेकिन एक लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, ठीक। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि यार बहुत लंबा वायर चाहिए, इनकन्वीनियंटली लेंथ इज रिक्वायर्ड। अब पता नहीं भाई, मान लो बहुत पतला वायर होता है, अब इस मार्कर पे तुमको अगर लपेटना है इसको रजिस्टर बना तो कितना वायर लगेगा? सोच लो यार कितने टर्न्स लगेंगे। पता है क्लोज चिपका चिपका के कितने टर्न्स बनेंगे? बहुत सारे टर्न्स बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? तो इनकन्वीनियंटली large length is required. This is the main disadvantage. And advantage is that they are insensitive to temperature. That are called wire wound resistors. ठीक। अब दूसरे बेटा क्या होते हैं? दूसरे रजिस्टर्स होते हैं कार्बन रजिस्टर्स। इन्हीं का सबसे ज्यादा यूज होता है, कार्बन रजिस्टर्स। इनका ही यूज होता है, एक तो सबसे सस्ते मिलते हैं ये। तो कार्बन रजिस्टर्स बनते कैसे हैं भाई? ठीक। तो कार्बन रजिस्टर बनते हैं, एक तो कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक तो जानते हैं, काले कालिक जो होती है, जैसे देखा होगा पहले, अब तो भाई लोग पता नहीं देखने मिलती हैं। पहले दीपक चलते थे गांव में, लैंप होती थी, तो लैंप का शीशा जो है रात भर जलती थी, शीशे में कालिक आ जाती है। तो कालिक को ही कहते हैं कार्बन ब्लैक, या ऐश होती है जो राख होती है, दैट इज कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक लिया, रेजिन बाइंडर लिया बाइंड करने के लिए, रेजिन बाइंडर, और क्ले ली। क्ले जानते हो, मिट्टी, क्ले चिकनी मिट्टी होती है। तो क्ले, कार्बन ब्लैक और रेजिन बाइंडर, इन तीनों का मिक्सचर करके कार्बन क्या किया जाता है? कार्बन रजिस्टर बनाए जाते हैं। अब इसके ऊपर किया जाता है, एक सिरेमिक या प्लास्टिक की जैकेट चढ़ा दी जाती है ताकि तुमको करंट भी ना लगे। अरे भाई रजिस्टर पकड़ो तो करंट ना लगे,
तो उसको प्लास्टिक या सिरेमिक के कवर में उस चीज को, रॉड को उसको क्या कर दिया था, फिट कर दिया जाता है। आई बात समझ में? एक सिरेमिक प्लास्टिक की रॉड ली और उसमें तुमने क्या कर दिया, उसमें कार्बन रजिस्टर को घुसेड़ दिया। कार्बन रजिस्टर किसका मिलकर बना है, कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि कार्बन रजिस्टर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये फ्यू मिली ओम से लेकर फ्यू किलो ओम तक के बनाए जा सकते हैं। फ्यू मिली ओम से लेकर फ्यू मेगा ओम तक के बनाए जाते हैं। जैसे मान लो 10⁻³ ओम से शुरू होकर 10⁻6 ओम तक के बना सकते हो। ठीक, एक तो वैरायटी मिल जाती है, अच्छी बात है। दूसरा जो होता है, ये चीप होते हैं कॉस्ट में, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, कैरी करना आसान होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो है यूज करने के लिए इनका एडवांटेज यही है कि चीप होते हैं। ठीक, इसलिए चीप क्या, क्वाइट चीप है एंड एनफ टू ऑपरेट। दूसरी बात यह है कि फ्यू मिली ओम से लेके फ्यू मेगा ओम तक के जो है रजिस्टर्स आप बना सकते हो, मींस वैरायटीज आपको रजिस्टर्स में मिल सकती हैं। तो कार्बन रजिस्टर्स की बेटा ही यूज होता है अधिकतर सारे सर्किट में। इन रजिस्टर्स का बहुत कम यूज होता है। इनका कहाँ यूज होगा, इनके वायर का जो मैंगनीज का वायर है वो यूज होगा। आगे हम लोग एक डिवाइस पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, तो उसमें ऐसी जगह अधिकतर एक्सपेरिमेंटल जहाँ पे एकदम एक्यूरेसी जहाँ चाहिए वहां ऐसे रजिस्टर्स का काम किया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब लिखते हैं इनके बारे में, यही समझाना था, तो लिख लीजिए। हालांकि बेटा ये कभी आएंगे नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, इनकी ना तो कभी डेफिनेशन आएगी ना तो, लेकिन फिलहाल आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि यार कार्बन रजिस्टर क्या है, वायर बाउंड रजिस्टर क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं शॉर्टकट लिखे दे रहा हूं। मेड ऑफ, क्योंकि एग्जाम में आने नहीं, मेड ऑफ वाइंडिंग of wires of alloy like manganese, comma constantan, ये चीज आप जो है जरूर कर लेना, और नाइक्रोम, constantan और नाइक्रोम ऑन इंसुलेटिंग बेस। तो इसको खाली बेटा रीड कर लेना आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। दे आर insensitive, they are relatively insensitive to temperature। और कहीं नहीं आना कहीं नहीं, बात खत्म। अब डिसएडवांटेज नहीं लिखाएंगे, तुम्हें पता है लंबी लेंथ रिक्वायर होती है, नहीं बताएंगे वो चीज। कार्बन ब्लैक किसका बना था, मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं इतना ही याद रखना, कॉमा कार्बन ब्लैक और क्ले और रेजिन बाइंडर, क्ले एंड रेजिन बाइंडर, रेजिन होती है, रेजिन बाइंडर। ठीक, रेजिन बाइंडर मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बन ब्लैक, क्ले एंड रेजिन बाइंडर and heated to form into cylindrical shapes, बस cylindrical rods से लिखेंगे, rods are enclosed in ceramic भी होती है। ठीक है, सिरेमिक और प्लास्टिक जैकेट। बस हो गया बेटा। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद नहीं करना, ये आपकी जानकारी के लिए, आप चाहे लिख भी लेना कभी कि इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन लिख लीजिए। नोट्स है, नोट्स भाई समझ में आना चाहिए कि बाई चांस आगे पूछ ले कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं, आप बैठे हो मुंह ताक रहे, फिजिक्स पूरी आती, बस कार्बन रजिस्टर नहीं पता। सर जी ने कभी बताया ही नहीं क्या होता है। अब यार क्या एडवांटेज लिखाएं, नहीं लिखाएंगे एडवांटेज, कोई जरूरत नहीं। आपको बता दे यार, क्वाइट चीप एंड इजी टू यूज,
ठीक। सेवरल रेजिस्टर्स कैन बी मेड फ्रॉम फ्यू मिली ओम टू फ्यू मेगा ओम्स, ठीक है, तो ये सब लिख लोगे आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ रही है, एक क्वेश्चन आ जाता है इसका जो एग्जाम में जो कराने जा रहे हैं, ये नोट कर लीजिए जल्दी से। हेडिंग डालेंगे कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर्स। बहुत आसान चीज है, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। लिख लिया बेटा अस्मित? हाँ भैया। चलिए अब बेटा कलर कोडिंग सिखाते हैं। हेडिंग डालिए कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। एक क्वेश्चन इसका आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक नंबर में ही आता है, ये भी बता दें। और ये भी नहीं कि हर साल आता है, लेकिन आ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ये मत लिख लेना, ये मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड में क्या हो, व्हेन colored bands कह सकते हैं, स्ट्रिप्स कह सकते हैं, स्ट्रिप्स मीन्स पट्टियां, बैंड्स आर गिवन। अब देखो मैं बताता हूं, जनरली बेटा होता क्या, जो रजिस्टर बने होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है, रजिस्टर। अब कोई भी रजिस्टर को आप देख के आप उसका कलर देख के आप उस रजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये कितना चमत्कारी बात है, एक ऐसा मेथड जो तुम्हें कैलकुलेट ही ना करना पड़े, आप कलर देखो उसका और तुम बता दो कि इसका रेजिस्टेंस इतना है। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर का रेजिस्टेंस हमें पता है, जिस कंपनी ने बनाया है 50 ओम है, और आप इसके कलर देख के बता दो कि इसका भैया जो है 50 ओम रेजिस्टेंस है। बड़ा सिंपल है, वही कलर कोडिंग सिखाने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि या तो दो टाइप से रजिस्टर बने होते हैं, कैसे, या तो बेटा रजिस्टर कैसा बना होगा, पूरा एक अलग, पूरी उसकी बॉडी जो होगी वो एक कलर की होगी, अब उसके एंड होंगे जो वो एक कलर के होंगे, मतलब इस कलर से डिफरेंट होगा, मतलब लेकिन ये दोनों सेम कलर के होंगे जो एंड होंगे, ठीक। बॉडी होगी पूरी कलर, एंड होंगे डिफरेंट कलर, एक डॉट बना होगा उसका कलर होगा कुछ ना कुछ, और एक रिंग बनी होगी उसका कलर होगा। ये तो हो गया एक टाइप का रजिस्टर, जिसको देख के आप बता सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना है। अभी कराएंगे, पैनिक होने कोई जरूरत नहीं, कैसे होगा, ठीक है। एक रजिस्टर बेटा कैसा होता है, उस पे बेटा पट्टियां पड़ी होती ऐसे चारों तरफ,
लाल कलर की, रेड कलर की पड़ी, कहीं येलो कलर की पड़ी, कहीं ब्लू कलर की पड़ी, कहीं ग्रीन कलर की, कहीं ब्लैक कलर की। तो यार कम से कम 3 पट्टियां होती हैं, बैंड होते हैं, 3 बैंड कह लो या 3 स्ट्रिप्स कह लो, और ज्यादा से ज्यादा 4 होते हैं। तो कम से कम कितने होते हैं? 3 होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए पहले इसी टाइप का सीखते हैं जिसमें स्ट्रिप्स दे रखी हैं, ठीक है, कलर्ड स्ट्रिप्स दे रखी हैं, उसका मेथड क्या है वो भी बताते हैं, ठीक। तो पहले देखिए क्या होता है, तो पहले टेबल बनाइए। तो टेबल बनाइए, टेबल से पहले हम कुछ करते हैं, चलो हम पहले यही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा आपको अब ये सिलिंड्रिकल रजिस्टर, कार्बन रजिस्टर आपको दिया है, देखो कार्बन रजिस्टर आपको दिया है, ये कार्बन रजिस्टर है, ठीक। ये ऐसा बना हुआ है, ये कार्बन रजिस्टर है, ठीक। अब इसमें बेटा पट्टियां पड़ी हुई है, जानते हो, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये पहली पट्टी हो गई। तो ये वाली पट्टी क्या देगी? फर्स्ट सिग्निफिकेंट, लिखते जाओ साथ साथ में, सिग्निफिकेंट नंबर। ये वाली पट्टी क्या देगी? सेकेंड सिग्निफिकेंट नंबर। ये तीसरी पट्टी क्या देगी? तीसरी पट्टी देगी डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर। और चौथी जो पट्टी देगी, ये 1 हो गई, 2 हो गई, तीसरी और चौथी पट्टी। चौथी पट्टी जो देगी वो देगी टॉलरेंस। टॉलरेंस भी बताएंगे क्या होती है, ठीक है। तो टॉलरेंस अभी लिखे दे रहे हैं। फॉर सिल्वर, अगर ये सिल्वर कलर की पट्टी होती है तो टॉलरेंस होगी बेटा प्लस माइनस, तो टॉलरेंस कितनी होगी? 10%। गोल्ड है, फॉर गोल्ड तो बेटा होती है 5%। और नो कलर है, नो कलर का मतलब absent, absent है, absent है फोर्थ कलर। ये फोर्थ, देखो नो कलर का मतलब केवल 3 पट्टियां हो तो क्या है? नो कलर के लिए बेटा है 20%। अब देखो मैं बताता हूँ, एक टेबल बनाओ, एक टेबल बनाएंगे, फटाफट इसको जितना जल्दी है जल्दी लिख लो, ठीक है, जल्दी लिखो जल्दी, नहीं टाइम भी नहीं है, आधा रह जाएगा फिर रजिस्टर, 10 मिनट बचे। आ जाता है, एक ही नंबर पे आता है और 10 सेकेंड लगते हैं, ये भी बता दे तुम्हें, एक नंबर पक्का, कभी गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन। लिख लिया बेटा? जल्दी कर लो थोड़ा प्लीज। अब जो टेबल बनवाएंगे वो आप स्क्रीनशॉट ही लेना, मैं बता रहा हूं, नहीं तो बहुत देर लगेगी। हटा दूं क्या मैं? यस सर, हटा दीजिए। अब देखो बेटा तुम जो है स्क्रीनशॉट लेना, अब लिखना मत टेबल को, क्योंकि बना नहीं पाओगे, घंटों लगेंगे। एक तरफ है कलर, एक तरफ है, ठीक है, कलर का लेटर क्या देंगे? चलो कलर का लेटर उसी के आगे लिख लेंगे, चलो लेटर लिख लेंगे, चलो लेटर लिख लो। अब लिखेंगे नंबर, नंबर का मतलब बेटा वही सिग्निफिकेंट फिगर, लिख लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। ये लेटर हो गया, लेटर का मतलब जो सिंबल होगा कलर का। अब मल्टीप्लायर, डेसिमल, डेसिमल मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर, ठीक है, वेरी गुड। बनाते हैं टेबल। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज,
ग्रीन, ऑरेंज, हाँ येलो, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। देखो तो ब्लैक शुरुआत में हो रहा है, व्हाइट एंड कर रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसमें सिंबल कहते हैं, ब्लैक को बी से लिखेंगे यार, ब्राउन को भी बी से ही लिखेंगे, ठीक, ब्राउन को भी बी से ही लिखेंगे, क्लियर। अच्छा, रेड को आर से लिखेंगे, ऑरेंज को ओ से, ओ को येलो, जी बी, ब्लू को भी बी से लिखेंगे, वायलेट को बी से, जी और डब्ल्यू, ठीक। अब बेटा देखो, हर कलर के लिए एक सिग्निफिकेंट नंबर होगी, तो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर कलर के लिए बेटा डेसिमल मल्टीप्लायर होगा, तो भैया जब 0 है वही 10 की पावर्स में चली जाएंगी जो सिग्निफिकेंट नंबर है, तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 9, ठीक। अच्छा, इसको बेटा 1 भी कहते हो, 10 की पावर लगाने की जरूरत नहीं, 0 का मतलब क्या होता है, किसी पावर 0 यानी 1। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो इसको याद करेंगे, बी बी रॉय, बी बी रॉय ऑफ, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, ग्रेट, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, ठीक, हैड अ वेरी, ये ट्रिक है याद करने की, गुड वाइफ। लेकिन इस वाइफ के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना है, शुरुआत के अगर तुमको बी याद रहे फिर याद रहेंगे, तो पहला बी क्या है, ब्लैक, दूसरा बी ब्राउन, बेकार से कलर, पहला ब्लैक तो कोई कलर ही नहीं होता, उसके बाद ब्राउन आया, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ, तो देखो याद हो गए, ब्लैक, ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, येलो, अब आएगा कलरफुल चल रहा है, ग्रीन, ब्लू, ब्लू ही बचा, बाकी तो हो गए डी वाले, वायलेट, अब जी ग्रीन तो हो गया, ग्रीन पहले आएगा, ग्रे आएगा लास्ट में, ग्रे और व्हाइट, ग्रे के बाद व्हाइट ही बन जाता है कोई भी चीज है, ठीक है, तो ग्रे और व्हाइट, तो ऐसे याद करना। अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है, रुको, अब लिखने का तरीका क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, आपको एग्जाम में कभी रूल्स नहीं लिखने के लिए आएंगे, तो क्या लिखेंगे, रूल्स क्या होते हैं। पहला रूल, राइट फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर, जो भी कलर हो, राइट सिग्निफिकेंट नंबर फॉर फर्स्ट कलर, फर्स्ट कलर। दूसरा कलर देखेंगे, पहली पट्टी पे और दूसरी पट्टी पे, राइट सिग्निफिकेंट नंबर फॉर सेकेंड कलर। ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, एक ही चीज याद रखनी, ये सीरियल और उसके नंबर, वो तो आप पता ही है, उस जितना नंबर है उसी 10 की पावर चढ़ा दो। तीसरा, अब 2 नंबर पर भाई 2 कलर, जो 2 बैंड होंगे, 2 स्ट्रिप्स होंगी, उनके लिए तो आप नंबर लिखेंगे, जैसे ही तीसरा कलर आएगा तीसरे कलर की पावर से लिखेंगे, तो लिखेंगे राइट डेसिमल, डेसिमल मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लायर फॉर थर्ड कलर। और लास्ट में अगर कोई कलर नहीं है तो भी वो कलर है तो क्या करेंगे, राइट टॉलरेंस विद, कैसे लिखी जाएगी टॉलरेंस, जैसे परसेंटेज अगर लिखते थे फर्स्ट ईयर में, प्लस और माइनस दोनों लगा के, विद प्लस माइनस साइन। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन कराते हैं जल्दी से, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया सर, अस्मित आ भैया, ले लिया, आ भैया।
ठीक ठीक। अब देखो टेबल आपके पास है, हम एक इधर बनवाते हैं, इधर एक एग्जाम्पल कराते हैं, फिर तो सीख जाओगे। देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, आपके पास एक रजिस्टर दिया है, ठीक, ये रजिस्टर दिया है, पहला कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा। हमने कह दिया पहला कलर बेटा है रेड, दूसरा है ब्लैक, तीसरा है ग्रीन, और ये वाला बेटा हमने लिख दिया सिल्वर। मान लो चौथा बैंड कैसा, सिल्वर। अब देखो लिखने का तरीका, कतई ध्यान से देखो बेटा, लिखने का तरीका। तो रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे इसका, तो आएगा कैलकुलेट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। तो कैसे लिखेंगे देखो, आर इक्वल टू, पहला कलर कौन सा है, रेड, रेड के लिए बेटा नंबर क्या है, मैंने क्या मेथड बताया, पहले दो कलर के लिए हम केवल नंबर लिखेंगे, तीसरे कलर के लिए हम बेटा मल्टीप्लायर लिखेंगे जो 10 की पावर होगी, चौथे कलर के लिए टॉलरेंस लिखेंगे, ऐसे याद रखिए। तो बेटा पहला कलर रेड, रेड के लिए बेटा कितनी, दो लिख दी। दूसरा कलर ब्लैक, ब्लैक की नंबर कितनी, 0। तीसरा कलर ग्रीन, अब ग्रीन का लिखा जाएगा मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ग्रीन का देखो, ग्रीन 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 10 की पावर 5, और मल्टीप्लायर किसमें लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 10 की पावर 5। अब चौथा कलर क्या है, सिल्वर, सिल्वर की टॉलरेंस मैंने लिखाई थी प्लस माइनस 10% लिखाई थी, प्लस माइनस 10%। तो देखो कैसे लिख देंगे, प्लस माइनस 10%। अब ये क्या है बेटा, रेजिस्टेंस निकाला, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। आंसर आ गया, ये देखो, बोलो आया समझ में। अच्छा अब टॉलरेंस का मतलब बता देते हैं। टॉलरेंस बेटा एक रेंज होती है, क्या रेंज होती है, इन्होंने कह दिया प्लस माइनस 10% लिख दिया, इस वैल्यू का तुम 10% निकाल लो, ठीक। अब एक बार उसे प्लस करके लिख दो, एक बार उसे माइनस कर दो, तो एक रेंज मिल जाएगी तुमको कि ये इसका रेजिस्टेंस कितना वेरी करेगा, प्लस 10% से लेके माइनस 10% तक, ठीक। तो जो भी 10% इसकी वैल्यू आएगी उसको इसमें एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो वहां से वहां तक का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस का वेरिएशन यहां से यहां तक का होगा, कितना परसेंट तक, इसके 10% तक वेरिएशन होगा। क्लियर है, ऐसा हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा ही देते हैं, देखो ये हो गया। अब देखो ये अच्छा एक बात और याद रखो, अगर ब्लैक पहले होता तो पहले 0 लिखते, तो 0 को हम लिखते नहीं, 0 2 लिखो या 2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होना। अब जो आ दिया ग्रीन, वायलेट, येलो। अब देखिए इसका कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू, ग्रीन है पहला, ग्रीन 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 5, दूसरा क्या है, वायलेट 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 7, येलो, येलो का मल्टीप्लायर देखो 10 टू पावर 4। अब इधर देखो चौथा कलर ही नहीं है, चौथा कलर नहीं है, तो 20%। हाँ अब ओम लिख देंगे बेटा, यूनिट मत भूलना कभी। आंसर है, नोट कर लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। सीख गया बेटा, अब से आ गया समझ में, यस सर। हाँ बड़ा सरल था। तो आज ये इजी टॉपिक्स का शेड्यूल हुआ आपका खत्म। कल आपका एकदम बढ़िया वाला टॉपिक चलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाएंगे आपको कि क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कभी भी कंडक्टर को अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके इलेक्ट्रॉन कैसे भागते हैं, किसके इफेक्ट से भागते हैं, वो सारा कल सिखाएंगे। आज के लिए इतना काफी, आप स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए बेटा और घर से लिख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं कल, ले लिया भाई, चलिए।